हेलो नमस्कार। अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज अबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम कंपटीशन की वीडियो डाल रहे हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ वीडियो डाल दी हैं आपकी, और आगे भी इस प्रकार डालते रहेंगे। अब आपके एक टॉपिक नंबर सिस्टम वो शुरुआत करते हैं ना। अब देखो, पहले बताएंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, उनका क्लासिफिकेशन बताएंगे, फिर इसको काफ़ी हाई लेवल तक पढ़ाएंगे आपको ना। तो चलो अभी देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें देखो, संख्या पद्धति में होता क्या है, जैसे संख्या को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे मान लो पढ़ते हैं दशमलव पद्धति, पढ़ते हैं द्विआधारी पद्धति, पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी पद्धति होती है ना। अब देखो, इसमें पहले आपको थोड़ा संख्या के बारे में बता देते हैं एक बार आपको ना। देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है। देखो, इसमें पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। संख्या पद्धति में आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो, इसमें पहले होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती क्या है, देखो, गिनती की संख्याओं क्या बोलेंगे आप, प्राकृत संख्या बोलेंगे। आगे पास जो गिनती स्टार्ट होती है ना, आप बोलते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ना, वो संख्या के पास कौन सी होगी, प्राकृत संख्या होगी। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संख्या जो एक से शुरू होती है तथा क्रमागत रूप से आगे बढ़ती है। देखो, यहाँ पर एक शब्द आया क्रमागत रूप से, है ना। अब जैसे मान लो एक, जब आपने एक में एक जोड़ा कितना आ गया, दो, दो में एक जोड़ा कितना आ गया, तीन, तीन में एक जोड़ा तो चार। यानी कि जो संख्या क्रमागत रूप से, यानी कि इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो संख्या कौन सी कहलाएंगी, प्राकृत संख्या। या फिर धनात्मक पूर्णांक को, देखो पूर्णांक का भी आपको आगे पढ़ाएंगे। धनात्मक पूर्णांक को या क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। देखो, प्राकृत संख्या की तीन परिभाषा है ना। पहली परिभाषा क्या है इसकी, गिनती संख्या क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। अगली है वे संख्या जो एक से शुरू होती है तथा क्रमागत रूप से आगे बढ़ते हैं, क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या। और इसकी तीसरी परिभाषा क्या है, धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। अब देखो, बहुत सारे आप गाइडेंस पढ़ते हैं ना, उसमें ये लिखा होता है कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं ना। ये देखो, बिल्कुल गलत है परिभाषा ना। देखो, अनंत अगर देखा जाए तो अनंत कोई संख्या होती नहीं है ना। तो अनंत तो कोई सी भी संख्या नहीं होती, अनंत प्राकृत संख्या में नहीं आती है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि अनंत कोई संख्या नहीं होती है, तो प्राकृत संख्या में कहां से आएगी बताओ ये। और प्राकृत संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से। तो प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे आगे चलता रहेगा ना। प्राकृत संख्या की तीन परिभाषा है, तीनों में से कोई सी भी याद रख लेना। प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ गया ना। फिर आगे आपके पास आती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या को जो रिप्रेजेंट करेंगे आप क्या इससे करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से ना। पूर्ण संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। अब देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, इसमें प्राकृत संख्याओं के, यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लिया जाए, इसको जीरो को, यदि प्राकृत संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में किसको शामिल कर लिया जाए, जीरो को शामिल कर लिया जाए, तो क्या होगा बताओ, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में किसको शामिल कर लिया जाए, जीरो को। और प्राकृत पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। अब देखो, कैपिटल डब्ल्यू के पास क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 ऐसे है ना, आगे चलते रहेगा। ठीक है, देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, यदि आपके पास प्राकृत संख्या का समुच्चय ये हो गया, यदि प्राकृत संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लीजिए, यदि आप इसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। अब देखो आगे, अब देखो नेक्स्ट आगे पास आता है पूर्णांक संख्या ना। अब देखो, पूर्णांक संख्या होती क्या है, पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या को जेड से ना, और कभी कभी देखो आई से भी निरूपित कर देते हैं इसको। आई का मतलब होता है इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखो पूर्णांक संख्या होती क्या है, पहले देखो आप, देखो आपके पास जितनी भी ऋणात्मक संख्या है, कौन कौन संख्या है, ऋणात्मक संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या। इसमें एक सवाल लिख लो, ऋणात्मक प्राकृत संख्या ना। देखो, यदि आपने क्या किया, जो आपके पास प्राकृत संख्या थी उसको आपने किस में ले लिया, नेगेटिव में ले लिया। सभी प्राकृत संख्या का क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या,
तथा पूर्ण संख्या के समुच्चय को क्या बोलेंगे आप बताओ? सॉरी, पूर्णांक ना, क्या बोलेंगे? पूर्णांक। ठीक है, देखो कहने का मतलब आपने क्या किया बताओ? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या तो कौन कौन सी? जैसे -4, -3, -2, -1, आगे बहुत सारी संख्या इधर को भी है ना। और उसके अलावा बताओ पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो जाएंगे बताओ? 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 आके है ना, ऐसे। तो ये संख्या के पास क्या बन जाएंगे? पूर्णांक संख्या। मैंने परिभाषा क्या बताई है के पास? जैसे आपने प्राकृत संख्या उसको किसमें ले लिया? नेगेटिव में ले लिया। और आपने क्या किया? पूर्ण संख्या। अगर उनके दोनों के समुच्चय को आप कमांड कर देते हैं तो आगे पास क्या बनता है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है ना। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगी? देखो परिमेय संख्या क्या होगी? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या परिभाषा क्या होगी? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें क्या कर सकते हैं बताओ? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कौन सी संख्या कहलाएंगे बताओ? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाती है वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कौन संख्या कहलाती है? तो परिमेय संख्या। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना कि वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं आप, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q क्या बताऊं यहाँ पर? p तथा q कौन सी संख्या होता है? पूर्णांक संख्या। यहाँ पर क्या होता है? पूर्णांक संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं को आप किस बटा के रूप में लिखेंगे? p बटा q के रूप में, जहाँ q के मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q बताओ क्या है यहाँ पर? पूर्णांक संख्या। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, देखो q यहाँ पर देखो एक शब्द आएगी, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो q का मान अगर 0 के बराबर हो जाता है, जैसे मान लो कि q किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, तो यहाँ पर क्या आता है? इनफाइनाइट। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए q का मान किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, जबकि इनफाइनाइट कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो। इसके अलावा देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 22/7 है। ठीक है, जैसे 1/2 है, -1/2 है, अंडर रूट के अंदर जैसे 9 आ गया, अंडर रूट के अंदर 4 आ गए। देखो अब जैसे देखो यहाँ पर 9 आ गए, सपोज करो अगर यहाँ पर 8 आता तो ये आपके पास परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि 9 का तो आप पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, इसलिए किस में आएगा? परिमेय संख्या में। 4 का भी आप पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए किस में आएगा? परिमेय संख्या में। अंडर रूट 9 क्यों नहीं आएगा परिमेय? क्योंकि 9 का तो आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और 3 को आप किस रूप में लिख रहे हैं? p बटा q के रूप में लिख रहे हैं। कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अंडर रूट 4 कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए। ठीक है, अब देखो पाई में कंफ्यूजन रहता है, जैसे स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट ये सोचता है कि पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई कौन संख्या है? परिमेय संख्या। जबकि एक्चुअल क्या होता है कि पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है ना, कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता। देखो इसको आप जैसे क्षेत्रफल के क्वेश्चन हल करते हैं तो इसको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं ना, कि इसका पाई का मान 22/7 लेने पर आपका क्या आता है? आंसर इसके लगभग में पूरा आ जाता है, इसलिए आप पाई का मान कितना लेते हैं? 22/7। वैसे पाई का मान 22/7 नहीं होता है ना, इसका मान ये पाई/7 एक आसान दशमलव, इसका मान लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 ले लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। वैसे ना, वैसे पाई का मान इसका 73,000 डिजिट तक तो ज्ञात कर चुके हैं इसका ना, और आगे भी जारी है। तो पाई का मान 22/7 ले लेते हैं ना। और पाई कौन संख्या बताओ? अपरिमेय संख्या। और वैसे भी आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो पाई को आप परिमेय मान रहे हैं, तो बताओ पाई को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या के समुच्चय में कहीं पर पाई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसलिए पाई कौन सी हो जाएगी बताओ? अपरिमेय संख्या। अब देखो इसके आगे, देखो अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते।
देखो जिन संख्या को आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। देखो आगे, और देखो इसमें देखो जिन संख्या को आपको जहां पर ये बात रखना, p तथा q के बताओ क्या पे पूर्णांक तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर p और q तो क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और q के बताओ किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल पाई, देखो पाई क्या है, इसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, इसलिए पाई क्या बताओ अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जैसे मान लो √2 है, 3 प्लस √2 है, √5 है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी संख्या है ना जो अनरूट में भी आती है, वो सब कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखो इसका आगे, देखो आगे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है, देखो आप, देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा पर शुरू शुरू में प्राकृत संख्या, ठीक है। शुरू शुरू में ना पढ़ा है प्राकृत संख्या, इसके बाद में पढ़ाया आपको पूर्ण संख्या, फिर इसके बाद पढ़ाया मैंने आपको पूर्णांक, फिर इसके बाद में परिमेय, फिर पढ़ाया मैंने आपको अपरिमेय। देखो यहाँ से प्राकृत संख्याओं से तो क्या बना, पूर्ण संख्या, ठीक है। इससे क्या बन गया, पूर्णांक, और इससे पूर्णांक से क्या मिला, परिमेय, ठीक है। और अपरिमेय से अलग हो गई। यदि आप परिमेय तथा अपरिमेय, यदि दोनों संख्याओं को, किसको, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिवार को, संख्याओं के परिवार को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे किससे निरूपित करेंगे, कैपिटल आर से, इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको किससे निरूपित करेंगे, कैपिटल आर से। देखो मैंने क्या बताया आपको, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के परिवार के बोलेंगे वास्तविक संख्या, और इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। तो कैपिटल आर में जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या आ गई ना आपके पास, जितनी भी संख्या है आपके पास, जैसे मान लो कि आर बराबर, जैसे √2, √3, 2/7, ठीक है। मतलब जितनी भी संख्या आएंगी सब आपके पास इसमें आ जाएंगी वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखो आगे इसमें सम संख्या, आगे आपके पास कौन संख्या आती है, सम संख्या। सम संख्या में क्या होगा बताओ, वे संख्या है, सम संख्या में वे संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 2 से। वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है कौन सी संख्या कहलाएंगी, सम संख्या। वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बताओ, जैसे -4, -2, 0, 2, 4, ठीक है, ऐसे है ना। देखो इसमें एक बात ध्यान रखने की, 0 कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो इसमें नोट डालकर आप एक बात रखना, 0 कौन सी संख्या होता है, एक सम संख्या है, ठीक है। 0 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो जाएंगी, वे संख्या जो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं होती है, कौन सी संख्या कहलाएंगे, तो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है।
देखो सम संख्या तो क्या हो जाएंगी, जिन संख्या में 2 का भाग जाता है वो तो हो जाएंगी सम संख्या, ठीक है। जैसे मान लो -4 -2 0 2 4, ठीक है। विषम संख्या क्या हो जाएंगी, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की, जीरो कौन संख्या है, एक सम संख्या है। फिर आगे विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती कौन संख्या कहलाएंगी, विषम संख्या। जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाता वो कौन संख्या कहलाएंगी, विषम संख्या, ठीक। देखो आगे आपके पास है भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, देखो भाज्य संख्या, जिन संख्याओं में स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए वो कौन संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संख्या जिनमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। देखो वे संख्या जिनमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे, इसका उल्टा कर दो आप, है ना। वे संख्या जिनमें केवल स्वयं व एक का भाग जाए, स्वयं व एक का भाग जाए, कौन संख्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है। देखो भाज्य संख्या थोड़ा एग्जांपल देख लो आप इसमें, जैसे मान लो जैसे सॉरी 4 है, 6 8 है, 9 है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। अभाज्य संख्या में जैसे 2 है, 3 5 है, 7 है, 11 13, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उसमें प्रियंका वो लोग को बना लें।